हेलो एवरीवन, तो आप लोगों का फिर से स्वागत है स्टडी विद रितेश में। माय डियर स्टूडेंट, वही लेक्चर है, ये बीच से ऑफ हो गया था किसी इशू की वजह से। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से फिर स्टार्ट करते हैं। है कि लास्ट एलएमपी, एक महिला की एलएमपी 1 जनवरी है तो उसकी ईडीटी निकालिए। एलएमपी का मतलब क्या होता है? एलएमपी का मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। क्या होता है? लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसकी। क्या? 1 जनवरी है। तो आपसे क्या पूछ रखा है कि आपको ईडीटी बताना है, एक्सपेंडेड डिलीवरी डेट। क्या बताना है? एक्सपेंडेड डिलीवरी डेट क्या होगी। तो इसके लिए कौन सा ये इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसके लिए आप फॉर्मूला यूज करते हैं निकलेस फॉर्मूला। कौन सा? निकलेस फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। चलिए मैं वेट कर रही हूँ, आप लोग इसका आंसर फास्ट बताइए क्या होगा अगर आपकी लास्ट एलएमपी डेट 1 जनवरी है तो। ठीक है, जल्दी से बताइए फास्ट। तो इसका जो अगर 1 जनवरी है तो आप लोग क्या करते हो? कंसेप्शन आप कहाँ से स्टार्ट करते हो? मतलब आप अगर प्रेगनेंसी कहाँ से मानते हो? ये कंसेप्शन से लेके, जब से कंसेप्शन होता है, कंसेप्शन से लेके टू डिलीवरी तक क्या बोलते हो? प्रेगनेंसी बोलते हो। डिलीवरी तक उससे क्या बोलोगे? प्रेगनेंसी बोलोगे। तो कब इसका मतलब निकलेगा? तो इसके लिए देखो फॉर्मूला है, 9 मंथ ऐड करना है प्लस 7 डेज आ जाएगा आपका। फार्मूला याद रखिए, सब कुछ हो जाएगा। बस जो भी खेल है फार्मूला का ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर जिसको नहीं आता मैं याद करवा रही हूँ। अब देखना क्या हमने क्या फार्मूला बताया आपको। मैंने फार्मूला बताया कि 9 मंथ क्या है, सॉरी, क्या है आपका 9 मंथ मतलब 9 मंथ। 7 डेज ऐड करना है। किस में ऐड करना है? 1 जनवरी में ऐड करना है। जनवरी के बाद हमें 9 मंथ गिनने। जनवरी के बाद क्या आएगा? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर पे 9 मंथ आया, आया या नहीं? फिर से गिनो। जनवरी, जनवरी से नहीं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर आया तो इतना पता चलेगा कौन सा मंथ है आपका। अक्टूबर मंथ है। कौन सा मंथ है? अक्टूबर। अब आपको 7 डेज याद करना है। कौन सा डे? 9 मंथ, मंथ में तो 1 और 7 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो कितना हुआ? 8 अक्टूबर। तो एक्सपेंडेड डिलीवरी डेट कितनी आएगी आपकी? 8 अक्टूबर आएगी। ठीक है, कितनी आएगी? 8 अक्टूबर। इतना समझ आया? नेक्स्ट है, आप लोग मुझे बताइएगा। मैं आप लोगों को कुछ डेट दे रही हूँ, आप लोग बताना। आप मुझे 8 अक्टूबर का बताना एक्सपेंडेड डिलीवरी डेट, 10 जनवरी का बताना, 29 सितंबर को बताना, सितंबर, एंड आप मुझे 23 फरवरी को बताना। देखना इसमें कितने बच्चे गलत करेंगे। 23 फरवरी का बताना मुझे। ठीक है, फरवरी का बताना। इनके सबके क्या बताना? एक्सपेंडेड डेट। हम आप कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट पे मत बताना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम ज़रूर वेट करेंगे। ठीक है, इनके क्वेश्चन आपको होमवर्क मिला HW, ज़रूर बताना। ठीक है, ईडीटी। तभी आप जितना ही प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही बहुत जल्दी कर लोगे। ठीक है, ईडीटी। अभी अगर आपको किसी निकालना नहीं आता तो मैं फार्मूला लिख देती हूँ। फार्मूला आपका क्या है? आपको 9 मंथ ऐड करना है। किस में ऐड करना है? 9 मंथ ऐड करना है प्लस 7 डेज ऐड करना है। ठीक है, 7 डेज। 9 मंथ प्लस 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 आपको कितने? 7 डेज ऐड करना है। ठीक है, सॉरी, से 7 डेज आपको ऐड। तो फिर आपका है, तो इतना एक्सप्लेन हुआ। आप लोग ये होमवर्क प्लीज़ करके लाना। ये फार्मूला है, बस कुछ नहीं करना, फार्मूला रखना है। और इसको 23 फरवरी को अच्छे से ध्यान करके लाना। 23 फरवरी को। ठीक है, 2024 चल रहा है तो आप जानना ये 28 डेट की है या 29 डेट की। तो अगर थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी बनाएगा तो आपको फरवरी वाला मंथ देख के आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मादा में वेस्टिबुलर ग्रंथियां की संख्या होती है, जबकि वेस्टिबुलर होती है वो कितनी होती है? 4 होती है, 3 होती है, 2, 1 होती है। ये आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना। आप 27 का कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में एक महिला जिसे वजाइनल
ब्लीडिंग हो रही है, पेट के नीचे भाग में दर्द है, एमनोरिया की अवधि की तुलना में गर्भाशय का आकार छोटा है, इस महिला का डायग्नोसिस होगा। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, इसका कौन सा डायग्नोसिस होगा? क्या हो रहा है देखो, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, पेट के निचले भाग में दर्द हो रहा है, एंड एमनोरिया की अवधि की तुलना में गर्भाशय का आकार बहुत छोटा सा हो रहा है। जो एमनोरिया, अगर आपका 5 मंथ की एमनोरिया, जो आपका गर्भाशय का आकार है वो छोटा है। सबसे समझ लो, अगर आपसे कह रहा है यूट्रस का शेप छोटा है, तो समझ लीजिए यूट्रस का शेप छोटा होना किस में डिपेंड करेगा? फीटस डेवलपमेंट में। किसमें? फीटस डेवलपमेंट में। अगर आपको फीटस ही प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो समझो फीटस की क्या हो गई है? डेथ हो गई है। तो किसको दिखाएगा? अबॉर्शन को दिखाएगा। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस के लिए कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इन्वोल्यूशन का मतलब होता है डिलीवरी के बाद यूट्रस पुनः अपनी स्थिति में आना। क्या होता है? पुनः अपनी स्थिति में आना। डिलीवरी के बाद अपनी स्थिति में आना। पहले वो कितना बड़ा हो जाता है, उतना बड़ा तो रहता नहीं ना, पुनः अपनी स्थिति में आता है। डिलीवरी के तुरंत बाद गर्भाशय का वजन 1000 ग्राम से तथा अम्लाइकस लेवल पे आ जाता है। यस, ए इज राइट। 2 सप्ताह के बाद गर्भाशय का वजन 300 ग्राम और एक बार फिर से पेल्विक ऑर्गन बन जाता है। यस, पहले पेल्विक ऑर्गन प्रेगनेंसी के दौरान या कौन सा बन जाता है? एब्डोमेन ऑर्गन। ठीक है, याद रखना, एब्डोमेन ऑर्गन, वेरी इंपॉर्टेंट। एब्डोमेन ऑर्गन प्रेगनेंसी में बन जाता है। फिर क्या? पेल्विक ऑर्गन। एक सप्ताह में गर्भाशय का वजन 500 ग्राम होता है। यस, तो आपका डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एमटीपी के लिए कौन सा असत्य है? मैंने अभी आपको पूरा एमटीपी बता दिया। यह सरकारी अस्पतालों में की जा सकती है। यस, ये महिला में लिखित कंसेंट द्वारा, या महिला अगर कैपेबल है तो उससे ले जाएगी, या उसके परिवार या पति या माँ पापा से कंसल्ट ले लिया जाता है। कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार आप खुद होगे, ऐसा कंसल्ट में लिखा जाता है। यह पति से लिखित कंसल्ट देने पर की जा सकती है। वाइफ के कंसल्ट की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, अगर आपकी वाइफ किसी तरह से मतलब इनकेपेबल है, ऐसे नहीं है, तो आप पति की भी चल सकते हो। तो आपका डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, नो डाउट। नेक्स्ट है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी किस प्रकार से परिभाषित की जा सकती है? जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, ये कहाँ पे होती है? ये आपके फैलोपियन ट्यूब में होती है। कहाँ पे होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, थोड़े दिन बाद अपने आप वो एबॉर्शन हो जाता है। जो कहाँ से होती है? जो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में होता है। याद रखना, एम्पुला वाला पार्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी को। ये यूट्राइन कैविटी में निषेचित तौर पर नहीं, यूट्राइन कैविटी में होता ही नहीं, ये यूट्राइन कैविटी के बाहर निषेचित होता है। यस, कहाँ होता है? बाहर होता है। यूट्राइन कैविटी के कहीं बाहर, जरूरी नहीं कि ये फैलोपियन ट्यूब में कहीं भी हो जाए, तो यूट्राइन कैविटी के बाहर होगा, उससे क्या होगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेडिफोल मोल्स किसका है? श्वसन का नहीं है, मस्तिष्क का नहीं है, पिट्यूटरी ग्लैंड में उपस्थित नहीं। ये प्लासेंटा की असमान स्थिति होती है। जो प्लासेंटा होता है इसकी असमान स्थिति होता है। तो इसमें जो प्लासेंटा होता है, एक आता है आपका, सबसे पहले आता है सक्सिटुरिबेट लो प्लासेंटा। इसमें क्या होता है? आपके प्लासेंटा 2 हो जाते हैं सक्सिफ्लोइड में। एंड अगर आपका ट्राइब, अगर आप किसी के बीच में अगर प्लासेंटा आता है, तो वो सारे आपको प्लासेंटा का एबनॉर्मलिटीज़ होती है। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा आपका, मैंने एक वीडियो शॉर्ट भी हो गया था, मतलब वो अलग हो गया था, वरना एक खबर से अधिक हो जाता। तो मैं आपको प्लासेंटा की एबनॉर्मलिटी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। कौन सी? प्लासेंटा की एबनॉर्मलिटी। याद दिला देना, एबनॉर्मलिटी किसकी बतानी? प्लासेंटा की। नेक्स्ट है, एक टॉपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोसिस के लिए कौन सा इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए? या सोनोग्राफी, लेप्रोस्कोपी, सीरम प्रोजेस्टेरोन। तो डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक डाइजैगोटिक ट्विंस का लक्षण नहीं है? मतलब ट्विंस प्रेगनेंसी का लक्षण नहीं है। केवल एक एक का निषेचन का नहीं, एक एक का निषेचन का कारण नहीं होता है ना। तो आपका यही ए इज राइट हो जाएगा। 2 प्लासेंटा हो सकते हैं, जरूरी नहीं होंगे, मे भी हो सकते हैं। याद रखना, मे भी केस लगा है। नहीं तो प्रत्येक भ्रूण अलग अलग इम्यूनिटिक या क्रोनिक में घिरा रहता है। यस, इंट्रायूटेराइन 4+ से। यस, तो आपका ये ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मोनोजाइगेट ट्विंस प्रेगनेंसी का लक्षण है? जिसमें मोनोजाइगेट मतलब आपका किसमें क्या है? केवल एक ही जाइगोट होगा, बट वो ट्विंस होंगे। ट्विंस होने मतलब आपके 2 स्तंभ होंगे। केवल एक अंडा का निषेचन के कारण होता है। इसमें 2 प्लासेंटा होते हैं। प्रत्येक भ्रूण अलग अलग इम्यूनिटिक फ्लूइड तथा क्रियॉन से घिरा होता है। इन्वर्टिंग, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। इसके भी देखो, मैंने आपसे काफ़ी दिन से लेक्चर ले रही हूँ, तो आप लोग इतना भी कमेंट बॉक्स में बता ही सकते हो। 35 का। एंड नेक्स्ट है आपका, मल्टीपल प्रेगनेंसी होने का मटरनल चेंज क्या हो जाता है? अगर आपको मल्टीपल प्रेगनेंसी हो तो क्या हो जाएगा? वजन में वृद्धि हो जाएगी। यस, प्लाज्मा का आयतन के अतिरिक्त 500 ml में अधिक वृद्धि हो जाएगी। यस, फीटो प्रोटीन लेवल में वृद्धि हो जाएगी। उपयुक्त में सभी। तो आपका डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक है,
तो इसमें आपका डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। मल्टीपल प्रेगनेंसी में ये सारे आपको देखने को मिलते हैं। अगर मल्टीपल है डेफिनेटली वजन बढ़ जाएगा। जब पहले में 11 kg, आप लोग कमेंट करना, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी में 11 kg बढ़ता है तो सेकंड प्रेगनेंसी, अगर आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी हो तो कितने केजी वेट बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसा मत बोलो इसमें 11 तो इसमें 22 kg बढ़ जाता है, नहीं 17 kg बढ़ता है। ठीक है, 17 kg के समथिंग रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनमें से कौन सा मल्टीपल प्रेगनेंसी का लक्षण नहीं है। इनमें से कौन सा मल्टीपल प्रेगनेंसी का लक्षण नहीं है। इनमें से कौन सा मल्टीपल प्रेगनेंसी का लक्षण नहीं है। दो अलग अलग फीटल हार्ट सुनाई देंगे, यस दो बेबी तो दो दो सुनाई देंगे। दो ब्रोडी सील 3 फीटल पोल का होगा। फंडल ऊंचाई एमनोरिया के अनुसार होना। अत्यधिक फीटल मोमेंट फील होना, यस। तो इसमें से कह रहे हैं कौन सा लक्षण नहीं है। जो फंडल की ऊंचाई है वो अगर, तो इसमें क्या होगी, इसमें ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन इज राइट होगा। फीटल मोमेंट का ज़्यादा फील होंगे, दो हैं तो दोनों शैतानियाँ करेंगे तो ज़्यादा फील होगा। ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट में कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्रथम बच्चे की डिलीवरी के समय प्रसव के लिए निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार होनी चाहिए। प्रथम बच्चे में इंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी के बाद आईवी, तो इसमें से बोल रहा है क्या होना चाहिए। दूसरे बच्चे की डिलीवरी के बाद लाइट ट्रांसवर्स हो तो उसे एक्सटर्नल वर्जन द्वारा सही करना चाहिए, यस। ये कह रहा है प्रथम बच्चे के इंटीरियर, नहीं, इसमें क्या है, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, याद रखना नहीं वाला ऑप्शन। तो आपका डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपने फर्दर। एड्स एक है, जो एड्स है क्या है। एड्स एक आपकी वायरस जनित असंक्रामक बीमारी नहीं है। वायरस जनित संक्रामक बीमारी है। एड्स में क्या हो जाता है, आपकी जो CD4 सेल होती है वो कितनी कम हो जाती है, 200 से कम हो जाती हैं। नॉर्मल कितनी होती है आपकी, 1600 से 1800 नॉर्मल होती है CD सेल, याद रखना। कन्फर्म टेस्ट कौन होता है, एलाइजा होता है। आप लोग फुल फॉर्म बताना मुझे एलाइजा का कौन सा होता है। नेक्स्ट आपका एंड लास्ट क्वेश्चन है, इक्लेम्सिया का लक्षण कौन से। इक्लेम्सिया कब होगा, जब आपको प्री एक्लेम्सिया होगा। प्री एक्लेम्सिया होने के लिए आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। कितना होगा आपका, 160/110 mmHg होगा। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन इज राइट होगा। सिर दर्द होगा, नींद में विधान होगा, नींद आपको नहीं आएगी, यूरिन आउटपुट बढ़ जाए, कमी हो जाएगी, आपको इडीमा देखने को मिलेगा। कहाँ पे इडीमा, पूरा चेहरे पे स्वेलिंग होगी। आपको प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, प्रोटीन यूरिया, याद रखना ये भी एक सिम्टम्स है। प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा, इडीमा। तो आपका डी ऑप्शन इज राइट। अगेन थैंक यू सो मच। इसी तरह स्टडी विद रितेश में बनी रहिए, आपको न्यू वीडियो मिलते रहेंगे जो आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू।